नमस्कार। छायावादी आलोचना दृष्टि को समझने के लिए हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जिस तरह अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों को अपनी कविता के लिए, अपनी कविता की पहचान के लिए, उसकी स्वीकृति के लिए, उसको ठीक तरीके से पढ़ा जाए, इस बात के लिए एक आलोचनात्मक संघर्ष चलाना पड़ा। वैसे ही हिंदी के छायावादी कवियों को भी करना पड़ा। आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म की स्वीकृति तब हुई जब लिरिकल बैलेट्स के दूसरे संस्करण की लंबी भूमिका में वर्ड्सवर्थ ने अपनी रचनाशीलता, अपनी कल्पना और अपनी कविता की उन बातों को समझाने की कोशिश की जो उन्हें अंग्रेजी कविता की बहुत पुरानी विरासत और परंपरा से अलग करती थी। रोमांटिक कविता अपने आप में इतनी क्रांतिकारी कविता थी, इतने अलग तरह की कविता थी, परंपरा से अलग ही नहीं थी, वो परंपरा के विरुद्ध एक विद्रोह थी कि आम पाठक उसके लिए पहले से तैयार नहीं था। तो जैसे अंग्रेजी में एक आलोचनात्मक संघर्ष चलाना पड़ा वर्ड्सवर्थ को और उनके साथी कॉलरिज को भी कविता के साथ साथ आलोचना पर भी बहुत ध्यान देना पड़ा, वैसे ही हिंदी के छायावादी कवियों को भी करने की ज़रूरत महसूस हुई। हिंदी में छायावाद को स्वच्छंदतावादी आंदोलन या रोमांटिक आंदोलन के दूसरे उत्थान के रूप में देखा जाता है। रोमांटिसिज्म का हिंदी में पहला उत्थान द्विवेदी युग से संबंधित है। इसके महत्वपूर्ण कवियों के रूप में श्रीधर पाठक की, हरिऔध की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, राम नरेश त्रिपाठी की और मैथिली शरण गुप्त की भी पहचान है। हालांकि जब मैथिली शरण गुप्त की चर्चा होती है तो उनको सीधे सीधे स्वच्छंदतावाद से या रोमांटिसिज्म से नहीं जोड़ा जाता, लेकिन ध्यान से देखने पर उनकी कविता में रोमांटिक तत्वों को पहचानने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। साकेत का जो मानवतावाद है उसमें जीवन की स्वच्छंदता और लौकिकता के लिए जो आग्रह है उसको स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म की प्रवृत्ति के रूप में रेखांकित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन द्विवेदी युग के इन कवियों को तो आसानी से स्वीकृति मिल गई, पर छायावादी कवियों को, जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को और महादेवी वर्मा को इतनी आसानी से स्वीकृति नहीं मिली। उसका कारण ये था कि इन लोगों ने न केवल कविता की संवेदना को बदल दिया था बल्कि उसकी भाषा को भी बदल दिया था। उनकी कविता में रस, छंद, अलंकार की खोज करने वाले निराश होते थे, क्योंकि वो शास्त्रीय प्रणाली के अनुरूप वहाँ मौजूद नहीं थी। छायावादी कवियों की कविता में श्रीधर पाठक या हरिऔध या मैथिली शरण गुप्त की कविता जैसा सरलता का आकर्षण भी नहीं था। वो आसानी से समझ में आने वाली कविता नहीं थी। छायावाद नाम में भी उस कविता की कठिनाई की ओर एक संकेत है। ऐसा लगता है जैसे आपके सामने एक छाया है। वो छाया किस चीज़ की है, उसके पीछे क्या है, इसको समझने के लिए मशक्क़त करने की ज़रूरत है। उस छाया की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि दुनिया भर में जो रोमांटिक आंदोलन चले कविता के, साहित्य के,
वो फ्रांसीसी क्रांति के आज़ादी, बराबरी और इंसाफ के मूल्यों से प्रेरित थे, और वो शास्त्रवाद और शास्त्रीय आदर्शवाद और शास्त्रीय अनुशासन प्रणाली के विरुद्ध एक विद्रोह थे। रोमांटिक संवेदना इस सोच से निकलती है कि मनुष्य किसी आदर्श का अनुसरण करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि अपनी स्वच्छंद कल्पना को, अपने सपनों को देखने के लिए, उनके पीछे जाने के लिए, उनको साकार करने के लिए बनाया गया है। मनुष्य को अगर आज़ाद छोड़ दिया जाए तो वो सुंदरता की सृष्टि करेगा, विध्वंस की तरफ नहीं जाएगा। शास्त्रीय दृष्टि ठीक इसके विपरीत ये मानती थी कि आज़ादी विनाश की ओर, विध्वंस की ओर ले जाएगी। तो यह जो बगावत की बात थी, वो बगावत लंबे समय से जड़ जमाए रूढ़ियों के खिलाफ थी। उस बगावत को संवेदना के स्तर पे महसूस करने लायक बनाने के लिए एक नई तरह की चित्र भाषा की, सांकेतिक भाषा की ज़रूरत थी, जिसकी खोज छायावादी कवियों ने की और जिसके कारण उनकी कविता को समझने में कठिनाई महसूस हुई, जिसके चलते पहले उन्हें मजाक का विषय बनाया गया, तरह तरह की टिप्पणियाँ की गईं। ये सब तब हुआ जब छायावाद के ज़माने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे एक सिद्ध आधुनिक आलोचक मौजूद थे। आचार्य शुक्ल ने छायावाद की कविताओं के उत्तम अंशों का समर्थन किया। एक धारणा बनी हुई है कि आचार्य शुक्ल छायावाद के बिल्कुल खिलाफ थे, जो कि एक बहुत ही सतही और भ्रामक धारणा है। पर यह ज़रूर था कि छायावाद में जो रहस्यवाद था वो शुक्ल जी को पसंद नहीं था, क्योंकि शुक्ल जी की भौतिकवादी दृष्टि, आधुनिकतावादी मानवतावादी दृष्टि कविता में रहस्यात्मक संकेतों को बहुत अच्छा नहीं समझती थी। तो इन बातों के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदी में जो छायावादी कविता थी उसकी कुछ अपनी विशेषताएं भी थी। वो विशेषताएं भारतीय परिस्थितियों के कारण पैदा हुई थी। हिंदी की छायावादी कविता में रीतिबद्धता के विरुद्ध विद्रोह है, स्वाधीनता की एक कल्पना है, सभ्यता समीक्षा की एक चेष्टा है, और इसमें वैयक्तिकता के साथ साथ सामाजिकता पे भी जोर है, राष्ट्रीय परिकल्पना इसके साथ साथ चलती है। ये सब विशेषताएं यूरोपीय रोमांटिक कविता में ना तो थी ना हो सकती थीं। वो हिंदी की छायावादी कविता में इसलिए थी कि हिंदी की छायावादी कविता राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ चल रही थी। तो ये सारे विषय लेकिन छायावादी कविता में सीधे सीधे गद्यात्मक तरीके से, सरल तरीके से उस तरह से नहीं आ रहे थे जैसे द्विविधि जुगीन कविता में, मैथिली शरण गुप्त की कविता में हमें मिल जाते थे। इसलिए छायावादी कवियों को अपनी पैरवी करनी पड़ी। तो इस तरह छायावादी कवियों को दोहरा संघर्ष करना पड़ा। एक तरफ तो वो रीतिकालीन काव्य अभिरुचि के खिलाफ संघर्ष चला रहे थे, जिसके खिलाफ आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी भी मोर्चा खोलकर सक्रिय थे। पर ये आलोचक थे और ये वैचारिक ढंग से रीतिकाल की आलोचना करते थे, लेकिन कविता के स्तर पे नई तरह की आधुनिक अभिरुचि के लिए छायावादी कवियों को परिश्रम करने की ज़रूरत थी। पर उसके साथ साथ उन्हें खुद आचार्य शुक्ल की जो भौतिकवादी बुद्धिवादी दृष्टि थी, जो किसी भी तरह के रहस्यात्मकता को, सांकेतिकता को
कविता के लिए सुरुचिकर नहीं मानती थी, उसके खिलाफ भी उन्हें संघर्ष करने की ज़रूरत थी। इसलिए हम देखते हैं कि लगभग सभी प्रमुख छायावादी कवियों ने कविता के साथ साथ आलोचना के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान किया। सुमित्रा नंदन पंत की आलोचना दृष्टि उनके कविता संग्रह पल्लव के भूमिका के रूप में लिखे गए प्रवेश से मिलती है। इस भूमिका में, प्रवेश में, पंत जी ने कविता की एक नई परिभाषा पेश की। उन्होंने कहा कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता मनुष्य के परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यानी कविता केवल रस, छंद, अलंकार नहीं है। कविता केवल अभिव्यक्ति नहीं है, कविता केवल भाषा नहीं है, वो हमारे अनुभव के, अनुभूतियों के क्षणों की अभिव्यक्ति है। ये परिभाषा कविता की पहली रोमांटिक भाषा थी। इसी के साथ पंत ने इस बात पे भी जोर दिया कि कविता के लिए चित्र भाषा की ज़रूरत होती है, क्योंकि कविता को बहुत कुछ ऐसा कहना होता है जो शब्दों में सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता। हमारी अनुभूतियाँ, परिपूर्ण अनुभूतियाँ घिसे पिटे शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती। इसलिए शब्दों के माध्यम से नए चित्र खड़े करना और नई संवेदनाओं को व्यक्त करना कवि की चुनौती होती है। रस, छंद, अलंकार का संयोजन ही कविता मात्र नहीं है। और अगर हम एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में खड़े होना चाहते हैं तो हमें एक स्थानीय भाषा की नहीं, राष्ट्रीय भाषा की ज़रूरत है। इसलिए कविता को हिंदी क्षेत्र में ब्रजभाषा से बाहर निकालकर एक खड़ी बोली जैसी व्यापक भाषा तक आना होगा, क्योंकि हमें पुस्तकों की नहीं, मनुष्यों की भाषा की ज़रूरत है। ब्रजभाषा में और दूसरी पुरानी शास्त्रीय भाषाओं में महान किताबें हो सकती हैं, लेकिन ये वो भाषा नहीं है जिसे हमारे देश के लोग अपनी बोलचाल की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बोलचाल की भाषा के पास जाने की ये प्रेरणा पंत की हमें वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के यहाँ भी मिलती है। वास्तव में वो भाषा, बोलचाल की भाषा कितनी बन पाई, नहीं बन पाई, ये एक अलग प्रश्न है, क्योंकि छायावादी कवियों को जिन आशयों को व्यक्त करना था उसके लिए उनको दरअसल एक नई भाषा की ज़रूरत थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवियों के बीच अपनी अनेक मौलिक आलोचनात्मक उद्भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। निराला वे कवि आलोचक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में, कविता में मुक्त छंद को स्थापित करने में सबसे अधिक योगदान दिया। सन 1930 में प्रकाशित परिमल की भूमिका में निराला ने पहली बार मुक्त छंद का विस्तृत विवेचन किया और उसकी ज़रूरत के बारे में अपने पाठकों को समझाने की कोशिश की। प्रसिद्ध वाक्य है उनका कि मनुष्यों की तरह कविता की भी मुक्ति होती है और कविता की मुक्ति छंदों से मुक्ति में है। ये मुक्ति केवल एक प्रयोग नहीं है, ये मुक्ति स्वाधीन चेतना के लिए ज़रूरी है। बंधे बंधाए छंदों में कवि की स्वाधीन चेतना प्रकट नहीं हो सकती। चेतना की स्वाधीनता और छंद की मुक्ति ये आपस में संबंधित हैं। इस बात की ओर ध्यान खींचकर निराला ने नई तरह की कविता के लिए ज़मीन तैयार की। हम ये भी जानते हैं कि छायावादी कवियों में आपस में भी अनेक विषयों पे खूब गहरी बहस होती रही। ख़ास तौर पे पंत के साथ निराला की बहस बहुत मशहूर है। पंत और पल्लव नाम की पुस्तक में निराला ने पंत के कतिपय भाषा प्रयोगों की आलोचना भी की है। मेरे गीत और कला निबंध में जूही की कली कविता के अर्थ मीमांसा करते हुए पाठ आधारित आलोचना की नींव भी रखी है निराला ने। इस निबंध की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इसमें कविता के आवयविक
या ऑर्गेनिक सिद्धांत पर जोर दिया गया। निराला कहते हैं आप हमारी कविता की 2-4 पंक्तियों को उद्धृत नहीं कर सकते, हमारी कविता खंडों में नहीं है, हमारी काव्य वस्तु पूरी समग्र कविता में व्यक्त होती है, और वो ऐसी कविता को श्रेष्ठ नहीं मानते जिसे आप खंड खंड करके पढ़ सकें और उसका रस ले सकें। और इस दृष्टि से वो पंत की आलोचना भी करते हैं कि उनकी कविता खंडों में होती है। आप 4 पंक्तियां पढ़ के उसके खुश हो सकते हैं, पर वो 4 पंक्तियां कविता से अलग निकाल कर पढ़ी जा सकती हैं, जबकि जूही की कली जैसी कविता से 4 पंक्तियां बाहर निकाल के पढ़ी ही नहीं जा सकती। तो इस तरह से निराला ने छायावादी प्रयोगों के लिए, स्वाधीनता के लिए आलोचना में ज़मीन तैयार की, ख़ास तौर पर कविता के आवयविक सिद्धांत के लिए। जयशंकर प्रसाद छायावाद के उन कवि आलोचकों में थे जिन्होंने आचार्य शुक्ल के कतिपय विचारों से सीधी मुठभेड़ की। काव्य और कला तथा अन्य निबंध में उन्होंने ये घोषित किया कि कविता हृदय की मुक्त अवस्था मात्र नहीं है, बल्कि आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। हृदय की मुक्त अवस्था मात्र नहीं है, यह आचार्य शुक्ल का विचार था। इसका उन्होंने प्रत्यक्ष खंडन नहीं किया, लेकिन अपनी ओर से जब वो कहते हैं कि कविता आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, तब वह भावुकता के ऊपर चेतना को, आत्मिक चेतना को महत्व देते हैं। अनुभूति दोनों जगह मौजूद है, लेकिन अब जोर भावुकता से विचार की तरफ चला गया है। इसलिए वो ये कहते हैं कि श्रेय सत्य के मूल चारुत्व को ग्रहण करना, सत्य पे जोर है, अपनी भावना की जगह जो विराट व्यापक सत्य है उसको कविता के उद्देश्य के रूप में मजबूती से जयशंकर प्रसाद स्थापित करते हैं। रहस्यवाद की चर्चा करते हुए भी कहते हैं कि जैसा आचार्य शुक्ल समझते थे, हालांकि आचार्य शुक्ल का प्रसाद जी ने खंडन किया, पर सीधे सीधे नाम लेके नहीं किया, ये बात ध्यान में रखने की है, उनके विचारों का खंडन किया। तो आचार्य शुक्ल समझते थे कि रहस्यवाद बाहर से आई हुई चीज़ है, यूरोपीय साहित्य की नकल पे आया है। जयशंकर प्रसाद ने भारतीय काव्य परंपरा की विस्तृत विवेचना करके ये दिखाया कि ये भारतीय दर्शन की अद्वैतवादी परंपरा से जुड़ी हुई है, और ऋग्वेद से लेकर आज तक भारतीय परंपरा में रहस्यवाद की एक मजबूत उपस्थिति है। इतना ही नहीं, जयशंकर प्रसाद ने यथार्थवाद की भी सबसे पहले एक स्वच्छ विवेचना की। लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात, ये वो चीज़ थी जो छायावादी कविता नहीं कर पाई थी। छायावादी कविता स्वप्नों की कविता थी, वो भी मनुष्य के महान स्वप्नों की, लेकिन मनुष्य के जीवन में महानताओं के साथ साथ लघुताओं का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि लघुताएं ही मिलजुल कर महानताओं की सृष्टि करती हैं। तो यथार्थवादी शैली, यथार्थवादी साहित्य लघुता को अपने ध्यान की सीमा में लाता है, इसलिए उसका महत्व है। यथार्थवाद के साथ जयशंकर प्रसाद का जो मुक्त संवाद था, वो उनकी गद्य रचनाओं में, कहानियों में, उपन्यासों में रचनात्मक रूप से भी फलीभूत हुआ। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों में एक मानी जाती हैं, और महादेवी वर्मा अपने संस्मरणों के लिए, अपनी गद्य रचनाओं के लिए ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन महादेवी वर्मा की आलोचना दृष्टि की प्रखरता भी अपने दौर के दूसरे कवि आलोचकों से कहीं भी धूमिल नहीं जान पड़ती। लिखा कम है उन्होंने, लेकिन यामा और दीपशिखा की भूमिकाओं में, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध में, इन 2 पुस्तकों में, 2-3 पुस्तकों में ख़ास तौर पे उन्होंने अपने ज़माने के साहित्य
और साहित्यिक परंपरा पे गहराई से विचार किया, और ख़ास तौर पे अपनी रचनाशीलता के लिए पाठकीय ध्यान जुटाने की कोशिश की है। महादेवी वर्मा गीत पे गहराई से विचार करती हैं और गीत या प्रगीत को जो लोग समझते थे कि ये केवल मनोरंजन की चीज़ है या बाहर से आई हुई चीज़ है, उन लोगों को महादेवी जी ने यह समझाने की कोशिश की है कि गीत का गहरा संबंध लोकगीत से है और लोकगीत जनता के जीवन के संघर्षों से उपजते हैं। जैसे लोकगीत जनता के जीवन के संघर्षों से उपजते हैं, वैसे ही आधुनिक गीत या प्रगीत एक सभ्यता के भीतर से, एक सभ्यता के अपने संघर्षों से उपजते हैं। महादेवी वर्मा का एक आलोचक के रूप में यह भी महत्व है कि उन्होंने छायावाद की सामाजिकता और यथार्थवादिता को सबसे अधिक मुखर ढंग से रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर बहुत गहरी बहस की है कि छायावाद केवल वैयक्तिक अनुभूतियों की रचना नहीं है। इसकी ज़रूरत महादेवी वर्मा को इसलिए भी थी कि खुद उनके अपने गीतों को लोग वैयक्तिक वेदना से जोड़कर देख रहे थे। मैं नीर भरी दुख की बदली, आमतौर पे लोग समझते थे कि इसमें एक व्यक्ति की, एक स्त्री व्यक्ति की पीड़ा व्यक्त हुई है, जबकि अगर हम छायावाद की सामाजिकता पे ध्यान दें तो ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि ये नीर भरी दुख की बदली एक स्त्री या एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं है, बल्कि यह समूचे स्त्रीमन की पीड़ा की अभिव्यक्ति हो सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि छायावादी कवि हिंदी में एक नई कल्पनाशीलता लेकर आए, एक आधुनिक संवेदना लेकर आए, सपनों की एक दुनिया लेकर आए, और इसके लिए उन्होंने पुरातन के खिलाफ विद्रोह किया। उस विद्रोह के लिए ज़मीन बनाने की कोशिश उन्होंने अपनी आलोचना के माध्यम से की। धन्यवाद।